हिंदी स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर जबरदस्त तरीके से करते चलिएगा। और इस वीडियो को आपने नहीं देखा है, अक्टूबर महीने का जो करंट अफेयर्स का एमसीक्यू के फॉर्म में वीडियो अपलोड हो चुका है। इस वीडियो को नहीं देखा है जरूर देख लीजिएगा। 30 मिनट में 116 प्रश्नों का कलेक्शन है। कम से कम समय में इतने सारे प्रश्नों का कलेक्शन है। एमसीक्यू के फॉर्म में यह वीडियो है। अक्टूबर महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स का एमसीक्यू के फॉर्म में यह वीडियो, इसको जरूर देखिएगा और अपने अभ्यास सीरीज को मजबूत कीजिएगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायाधीश संजीव खन्ना 91वें न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। इन्होंने 11 नवंबर को शपथ ग्रहण ले लिया है। इनका शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलवाया है। 50वें डी.वाई. चंद्रचूड़ जो 50वें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ये 10 नवंबर 2024 में रिटायर हो गए हैं। इनके बाद संजीव खन्ना हमारे भारत के 91वें CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 दिल्ली में होता है। इनके पिता का नाम देवराज खन्ना थे, जो कि न्यायमूर्ति थे। ये भी न्यायाधीश थे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे इनके पिता। सरोज खन्ना लेक्चरर थी। सरोज खन्ना उनकी माता का नाम था। और हंसराज खन्ना इनके चाचा थे। इनके चाचा भी सुप्रीम कोर्ट में पूर्व न्यायाधीश थे। ये रह चुके हैं, तो न्यायाधीशों का परिवार है। यहाँ से ये भी न्यायाधीश बन गए, तीसरी पीढ़ी के न्यायाधीश बन गए हैं। और न्यायाधीश का सुप्रीम कोर्ट के जो सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं, उनका निवास स्थान क्या होता है? तो कृष्ण मेनन मार्ग में सुनहरी बाग में न्यू दिल्ली होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, सुनहरी बाग। तो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट बन जाता है। संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 तक रहेगा। 13 मई 2025 को ये रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे चीफ जस्टिस बनने के लिए कौन कौन की योग्यता है। ये हम लोगों ने 2 बार पढ़ चुका है, इसके पहले वीडियो में भी। तो आज भी इसको देख लीजिएगा आप लोग। इसको भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों का किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का अधिवक्ता के रूप में यानी वकील के रूप में अनुभव होना चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि में, नज़र में विधि का विद्वान होना चाहिए, अच्छा विद्वान होना चाहिए। कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक होता है। 65 वर्ष की एज तक वे न्यायाधीश बने रह सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियुक्ति होती है? 124 के भाग 2 के तहत शपथ राष्ट्रपति दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का झंडा जो है, अभी हाल में ही इसे जोड़ा गया था, यह तो धर्मस्ततो जया। सुप्रीम कोर्ट का झंडा है, सुप्रीम कोर्ट का प्रतीक चिन्ह ये है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए, इमेज को भी ध्यान रखिएगा। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। यह पुरस्कार अनिल प्रधान को दिया गया, उड़ीसा के समाज सेवी हैं। यह पुरस्कार ग्रामीण क्षेत्र में स्टेम के क्षेत्र में शिक्षा के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो स्टेम का फुल फॉर्म क्या बनता है ये भी देख लीजिए। S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इंजीनियरिंग, M फॉर मैथमेटिक्स। तो स्टेम को भी देखिएगा, भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी से संबंधित पढ़ने वाले हैं। तो तीसरा पुरस्कार दिया गया है रोहिणी नैयर पुरस्कार अनिल प्रधान को। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो पहला पुरस्कार कब दिया गया था? सेरेचम संगतम को 2022 में इनको यह पुरस्कार दिया गया था। और दूसरा पुरस्कार 2023 में दीनानाथ राजपूत को दिया गया था। और इस पुरस्कार में 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 10 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। उम्र क्या होती है, किनको दिया जाता है? तो 40 वर्ष से कम उम्र के समाजसेवी को यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय स्टेम दिवस। स्टेम मैंने कहा था ना, स्टेम को ध्यान रखिएगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। इसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को शिक्षा के महत्व देने के लिए और इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 8 नवंबर को राष्ट्रीय स्टेम दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाया गया है 10 नवंबर को। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे क्यों मनाते हैं 10 नवंबर को? क्योंकि 10 नवंबर 1885 में पहले मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया था, प्रदर्शित किया गया था पहले मोटरसाइकिल को। किनके द्वारा? गॉडलेम्बे डैमलर और विल्हेम द्वारा पहला मोटरसाइकिल को लॉन्च किया गया था 10 नवंबर 1885 में। इन्हीं की याद में 10 नवंबर को हम लोग विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस मनाते हैं। उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 9 नवंबर को। उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश से अलग करके
9 नवंबर 2000 ईस्वी में की गई थी। और 2000 में आप कमेंट में बताइए कि 2000 में उत्तराखंड के साथ ही और किन राज्यों का स्थापना किया गया था और किन राज्यों से अलग करके उनकी स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में ही। उत्तराखंड की 2 राजधानी है। पहली है गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है यानी समर कैपिटल है, और दूसरा है विंटर कैपिटल यानी कि शीतकालीन राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। यहाँ जो 4 तीर्थ स्थल है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों तीर्थ स्थल उत्तराखंड में ही स्थित हैं। और एक पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 2007 में उत्तराखंड का नामकरण किया गया था, परंतु 2007 से पहले इसका नाम क्या था? 2007 से पहले इस क्षेत्र का नाम उत्तरांचल था, यानी कि स्थापना के समय 2000 में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम उत्तरांचल के नाम से स्थापना की गई थी। 11 नवंबर को हम लोगों ने मनाया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर क्यों मनाते हैं, किनकी जयंती के अवसर पर? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 मक्का में हुआ था। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। सऊदी अरब में इनका जन्म हुआ था। इनका निधन 22 फरवरी 1958 में हुआ था। 22 फरवरी 1958 में इनका निधन हो गया था। इन्होंने 1912 में अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्रिका उर्दू में प्रकाशित की थी। अल हिलाल नामक उर्दू पत्रिका प्रकाशित की थी 1912 में। 1923 में ये राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 1923 में। 1923 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह अधिवेशन 1923 का राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी और सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। 1940 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये 1940 से 46 तक का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? झारखंड के रामगढ़ में इसका आयोजन किया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही की थी, तीनों संस्था की। 1953 में संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी 1954 में, ललित कला अकादमी 1954 में। मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया 1992 में। इस पॉइंट में हम लोगों ने दिवस के साथ राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में स्टैटिक जो बनता है क्वेश्चन वो सभी देख लिया है। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो मक्का में हुआ था। तो याद रखिएगा, अल हिलाल साप्ताहिक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की गई थी? उर्दू में, 1912 में। स्वतंत्रता सेनानी थे ये। स्वतंत्रता संग्राम के समय इन्होंने 1912 में यह पत्रिका प्रकाशित की थी। दिवस की बात चलिए तो एक बार हम लोग कंप्लीट रिवाइज देख लेते हैं, कर लेते हैं। नवंबर महीने में कौन कौन से दिवस मनाए हम लोगों ने। 1 नवंबर को 8 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है। वर्ल्ड वीगन डे भी मनाया गया 1 नवंबर को। 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस मनाया गया है। 4 नवंबर को गंगा उत्सव मनाते हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाते हैं। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को राष्ट्रीय स्टेम दिवस और विश्व रेडियोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। 9 नवंबर को उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया गया है। यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष बन गए हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की की स्थापना 1927 में होती है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। 5वें कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2024 की घोषणा हो चुकी है। घोषणा किसके द्वारा की जाती है? गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। पुरस्कृत किनको किया गया है? उर्मिलेश। ये उर्मिलेश पुरुष हैं। इनको इमेज में देखिए, इमेज में देखकर पता चल रहा होगा कि उर्मिलेश पुरुष हैं। ये यूट्यूबर और पत्रकार भी हैं। इनको ये पुरस्कृत किया गया है। पहला, ये 5वां है, तो पहला किनको प्रदान किया गया था? तो पहला पुरस्कार रवीश कुमार को दिया गया था। पहला पुरस्कार रवीश कुमार को, दूसरा निखिल वागले को और तीसरा
अजीत अंजुम को और चौथा अरफा खानम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। पांचवा अब उर्मिलेश को प्रदान किया गया है। FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा पुरुष में प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया हरमनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है हरमनप्रीत सिंह, इनको प्रदान किया गया है। और गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है पीयर श्रीजेश, जो कि हॉकी टीम के भारतीय हॉकी टीम के पूर्व हॉकी गोलकीपर थे और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया है और ये अभी वर्तमान में पुरुष जूनियर हॉकी टीम के कोच हैं। संजू सैमसन रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। क्या रिकॉर्ड बनाया है? लगातार 2 T20 मैच में, लगातार 2 T20 पारियों में शतक बनाया इन्होंने, रिकॉर्ड बना दिया है। और साथ में ही और एक रिकॉर्ड बना है, देश के बाहर T20 में शतक लगाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। लगातार 2 पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं संजू सैमसन। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट मैंने बताया, देश के बाहर T20 में शतक लगाने वाले पहले विकेट कीपर बल्लेबाज और 2 T20 मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय और चौथे दुनिया के चौथे बल्लेबाज। तो देश के बाहर की बात करें हम तो देश के बाहर में टेस्ट मैच में पहला शतक 1953 में विजय मांजरेकर जी ने लगाया था विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में, और राहुल द्रविड़ जी ने भी विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में वनडे में देश के बाहर 1999 में पहला शतक लगाया था विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में। बार बार मैं बता रहा हूं, विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में, ये रिकॉर्ड में बता रहा हूं। पंडित राम नारायण का संबंध सारंगी वादक से, सारंगी वादक थे, इनका निधन हो गया है। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है 1976 में, पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे गए 1991 में और पद्म विभूषण पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं 2005 ईस्वी में। सारंगी वादक थे, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये पुरस्कार कब मिले हैं इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। पंडित राम नारायण सारंगी वादक। हुरून इंडिया फिलाथेरेपी लिस्ट 2024 यानी कि परोपकार लिस्ट 2024 हुरून इंडिया द्वारा जारी कर दी गई है। इसमें पहले नंबर पे शिव नादर एंड फैमिली है। 2153 करोड़ रुपए का दान इन्होंने किया है। 2153 करोड़ रुपए का दान इन्होंने किया है और पहले स्थान पर बने हैं। दूसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है, 407 करोड़ रुपए का दान करके 407 करोड़ रुपए का दान किया है मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। तो इस तरह से पहले नंबर पे कौन है? शिव नादर, HCL के फाउंडर है। HCL के फाउंडर हैं। इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है परोपकारी के दान करने के लिस्ट में। आशा करता हूं सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं भी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।